चलिए कल के क्लास को आज हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। कल प्रकाश के प्रवर्तन में हम लोग है ना प्रकाश का प्रवर्तन के नियम है ना, दीप्तिमान अदीप्तमान वस्तु, प्रकाश पुंज, प्रतिबिंब हो गया, बिंब हो गया, दर्पण के टाइप्स हो गया, प्रकार हो गया, है ना, इन सभी के बारे में है ना डिस्कस किए थे हम लोग। ठीक है, और उस क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पर स्टडी कर लेंगे। जैसे कि बात कर लें तो आज का ये जो हम लोग का नया टॉपिक्स है, इसमें समतल दर्पण के बारे में पढ़ाई करनी होगी, है ना। कि समतल दर्पण के बारे में हम पहले ही बता चुके थे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं, है ना। तो आज हम लोग दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह से बनता है उसके बारे में जानेंगे। पहली बात कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में उसका जो आकार होता है ना, उसके बराबर होता है। अगर यहाँ वस्तु 5 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है, तो समतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ही दिखाई देगा, है ना। और अगर कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी दूरी पर रखी होती है ना, वह वस्तु उस दर्पण में उसके उतने ही पीछे दिखाई देती है। ठीक है, अगर दर्पण का एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी वस्तु को भी वेग से दर्पण की तरफ भेजा जाए तो उसमें जो प्रतिबिंब होता है 2b वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, और जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है आभासी बनता है ना, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और वर्चुअल इमेज इज नॉट है ना फाउंड ऑन द स्क्रीन। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स है जी कि समतल दर्पण के बारे में हम लोग जानना है। ठीक है, तो समतल दर्पण में बोल सकते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना पहला इसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। आकार के बराबर होता है। दूसरा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और तीसरा पॉइंट, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यदि किसी वस्तु को
भी वेग से दर्पण की तरफ जाता है तो प्रतिबिंब 2 भी वेग से आता हुआ प्रतीत होता है ना। और चौथा पॉइंट है, यदि दर्पण को थीटा एंगल से घुमा दिया जाए तो उसका परावर्तित किरण 2 थीटा एंगल से घूम जाता है। यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए उस वस्तु का जो हाइट होता है, ऊंचाई होता है, वस्तु की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। या बोल सकते हैं कि वस्तु का जो ऊंचाई है, का जो ऊंचाई है दर्पण के ऊंचाई से 2 गुनी होनी चाहिए, है ना। तब जाकर उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में बन पाता है। तो किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब तब बनता है जब पूर्ण प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई की 2 गुनी होती है। आया समझ में? वस्तु की ऊंचाई की क्या होती है? 2 गुनी होती है। कौन? प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कि देखिए, अगर 2 दर्पणों के बीच में है ना प्रतिबिंब का बनना, तो मान लिया जाए कि 2 कोण आपस में समानांतर भी हो सकता है, 60 डिग्री का कोण बनाकर भी सटा हुआ हो सकता है, 90 डिग्री पर भी हो सकता है, 30 डिग्री पर भी हो सकता है। तो अलग अलग जो कोण होता है ना, तो अलग अलग कोण में यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या बदलते रहती है, और उस प्रतिबिंब की संख्या को निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला का प्रयोग करते हैं। यहाँ n जो है प्रतिबिंब की संख्या होती है। n क्या होती है? प्रतिबिंब की संख्या। नहीं, प्रतिबिंब की संख्या बराबर, यानी कि n बराबर लिख सकते हैं 360 डिग्री बटे थीटा। और इसमें थीटा क्या होता है कि 2 दर्पणों के बीच की कोण को हम लोग यहाँ पर थीटा से सूचित कर देते हैं। जैसे यहाँ पर n बराबर 360 डिग्री, अब बटे यहाँ पर थीटा लिखेंगे।
ठीक है, ये हो गया एन। एन यहाँ पे हो गया एन बराबर प्रतिबिंब की संख्या, है ना, प्रतिबिंब की संख्या, है ना। एन बराबर यहाँ प्रतिबिंब की संख्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एन बराबर जो लिखा हुआ है प्रतिबिंब की संख्या, तो ये होता क्या है? तो देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब की जो संख्या होती है हमेशा विषम संख्या होती है। अगर यहाँ पे ये इसको हल करने पे ये विषम संख्या आ जाती है, तो यहाँ पे n बराबर ये प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी। यहाँ पे लिखना होगा क्या, 360 डिग्री अब बट्टे थीटा बराबर विषम संख्या, विषम संख्या बोले तो ऑड नंबर, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे एक फार्मूला होता है 360 डिग्री अब बट्टे थीटा -1। इस फार्मूला का प्रयोग हम लोग कब करते हैं प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए, जब यहाँ पर 360 डिग्री बटे थीटा का मान एक सम संख्या आती है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अब बटे थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग को सम संख्या। क्या होगा, सम संख्या। ऐसा समझ में, अगर यहाँ 360 डिग्री अब बटे थीटा का मान अगर कोई सम संख्या आती है, तो यहाँ पे n का जो मान है ना, हम लोग को 360 डिग्री बटे थीटा -1 होगा, क्योंकि प्रतिबिंब की संख्या हमेशा विषम संख्या में आती है, सम संख्या में कभी भी नहीं आती है। अगर यहाँ 360 डिग्री बटे थीटा अगर एक विषम संख्या है तो ठीक है, यही हम लोग को प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी। और अगर 360 डिग्री बटे थीटा का मान अगर एक सम संख्या आती है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या को ज्ञात करने के लिए उसमें से एक घटाना पड़ेगा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि प्रतिबिंब की संख्या हमेशा विषम नंबर में होता है ना, विषम संख्या में होती है। आया समझ में? जैसे बाय द वे मान लिया जाए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि यहाँ पर थीटा का मान 60 डिग्री दे दिया है, अब मुझे ये कहा जा रहा है कि आप प्रतिबिंब की संख्या को ज्ञात करो, ठीक है। तो चलो n का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले n नहीं बल्कि 360 डिग्री अब बटे थीटा का मान निकालना होगा। तो 360 डिग्री अब बटे थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री दिया है ना। 6 टाइम्स में कैंसिल हुआ 6। 6 एक सम संख्या या विषम संख्या? तो 6 यहाँ पे एक हम लोग को सम संख्या आ गया, ठीक है ना। 6 यहाँ पे हम लोग को सम संख्या आ गया, तो इसका विषम संख्या को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो n बराबर हम लोग 360 डिग्री अब बटे थीटा -1 जो सूत्र है ना फार्मूला, उसका प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो 360 डिग्री बटे थीटा का मान 6 है ना, तो 6 माइनस यहाँ पर 1 लिख देंगे, घटाने पे यहाँ पे कितना आएगा हम लोग को 5 आएगा। तो ये जो 5 है ना, यही हम लोग को टोटल प्रतिबिंबों की संख्या हो गई। क्या हो गई? ये टोटल के टोटल हम लोग को प्रतिबिंब की संख्या हो गई थीटा का मान। तो ये तो आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ाई किए कि है ना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब है ना कैसे बनता है, क्या बनता है, नहीं बनता है, वगैरह वगैरह। और अब हम लोग समतल के बाद यहाँ पर है ना, ये जो बच गया हम लोग का गोलीय दर्पण। क्या बच गया? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में ये जो प्रतिबिंब बनती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या कैसे बनती है, क्या बनती है ना, वो जानेंगे। पहली बात ये बता दी कि मैंने ये बात क्लियरिटी के साथ समझा चुका है कि जो दर्पण होती है ना, वो दो तरह के, समतल और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का भी दो भाग होता है, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो मैंने गोलीय दर्पण में क्या समझाया था कि इसका दो पार्ट्स होता है, एक उत्तल होता है जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है यानी कि बाहर की तरफ निकला होता है, और दूसरा अवतल दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है अंदर की तरफ धंसा होता है, ठीक है। तो चलिए, तो इन सारे टॉपिक्स को मैंने पहले ही समझा दिया था। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि ये जो उत्तल दर्पण और जो अवतल दर्पण है, इसमें हम लोग प्रतिबिंब को कैसे बनता है, इसमें है ना प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है इस चीज़ को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो हम लोग को दर्पण है ना,
क्या, दर्पण। तो इसमें कुछ रूल्स होता है, नियम होता है, जिसके आधार पे हम लोग जो प्रतिबिंब होता है उसको बनाते हैं। पहला रूल्स ये है कि, है ना, तो कि अगर कोई प्रकाश की किरण, है ना, प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है और परावर्तन के बाद वो फोकस पे आकर मिल जाती हैं, पहला रूल्स है। दूसरा रूल्स ये है कि जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद वो प्रधान अक्ष के समानांतर आ जाती है। और तीसरा पॉइंट क्या था कि यदि प्रकाश की किरण